नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ईडी की पूछताछ की। ईडी ने आज दो लोगों से पूछताछ की है, एक साहिबगंज के उपायुक्त से रामनिवास यादव से और दूसरा इरफान अंसारी से। मामले दोनों के अलग अलग थे, लेकिन ईडी लगातार इन मामलों को पूछताछ कर रही है। उपायुक्त से बातचीत हुई, वहां जो घोटाले हुए हैं, अवैध खनन हुआ, उस पर लेकर, और इरफान अंसारी से पूछताछ हुई विधायक कैश कांड पर। इसके अलावा कांग्रेस आज एक बार फिर से पूरे एक्शन में नजर आई। एक और जहां रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी में कांग्रेस जुटी, वहीं एसबीआई और एलआईसी के अडानी में पैसे इन्वेस्ट किए जाने को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरती नजर आई। सड़कों पर उतरी, कई एक जगहों पर वो उतरी नजर आई। इसके अलावा हम बात करेंगे 11 स्पेशल में उस मंडी टैक्स की, जिसको लेकर चैंबर ने एक बार फिर से हल्ला बोल दिया है, जबकि पिछले दिनों राज्यपाल ने उस विधेयक को अपनी अनुमति दे दी है, मंजूरी दे दी है। लेकिन अब जो व्यापारी वर्ग है वो 8 फरवरी को हड़ताल पर जाने वाला है। तमाम बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात हम ईडी की पूछताछ की कर लेते हैं कि आगे ईडी दफ्तर में आज पूरे दिन भर की हलचल रही क्या, उस पर जानकारी तो देंगे, लेकिन साथ में हुआ क्या क्या यही बताएंगे आपको। तो हुआ यह है कि जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी से ईडी की टीम ने पूछताछ की है। कैश कांड को लेकर तीखे सवाल किए। अनूप सिंह के आरोप पर भी सवाल पूछा गया, सरकार गिराने की साजिश के आरोप पर भी सवाल पूछे गए। वहीं 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में ईडी की टीम ने एक बार फिर से साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। रिपोर्ट पहले, फिर ईडी के दफ्तर में क्या हलचल या वहां के सूत्रों से क्या अपडेट और क्या जानकारी, सहयोगी अजय लाल के साथ। लेकिन पहले रिपोर्ट। कांग्रेस के निलंबित जामताड़ा विधायक को ईडी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। कैश कांड मामले में ईडी ने इरफान अंसारी से घंटों पूछताछ की। पिछले साल 30 जुलाई को इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप 48 लाख से ज्यादा कैश के साथ हावड़ा में पकड़े गए थे, जिसके बाद कांग्रेस विधायक जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने अरगोड़ा थाने में 0 एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें तीनों विधायकों पर हेमंत सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। हालांकि ईडी की पूछताछ से पहले इरफान अंसारी ने आरोप को बेबुनियाद बताया, साथ ही अनूप सिंह की सद्बुद्धि की कामना की। निराधार है और आप सब जानते हैं कि मेरा वैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरकार हमने बनाया है तो सरकार हम क्यों गिराएंगे। तो जो भी आरोप जिसने लगाया है, मैं उनसे कहूंगा कि हम लोग नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो पे विश्वास करते हैं। और जिसने नफरत लगाया, हमारे पर जिनको नफरत है, मैं उनसे भी कहूंगा अब ये काम छोड़ दीजिए। और जिस तरह की घिनौना आरोप मुझ पर लगाया गया, वो तो हाईकोर्ट ने, कोर्ट था मेरे साथ। लेकिन आप विधायक तो आपको मास्टरमाइंड बता रहे हैं जी इस पूरे कांड का। अब वो क्या बता रहे हैं, उनको तो मैंने कहा कि वो राजेंद्र बाबू का बेटा है, लेकिन लगता नहीं, थोड़ा सा मैं उनको सद्बुद्धि दे, उनको मैं कहूंगा, हमसे जूनियर है वो, और लड़ाई उनसे नहीं है, लड़ाई जिससे उससे लड़ना है, मैं आपस में क्या लड़ना है। चल। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने तीनों विधायकों को पिछले महीने पूछताछ के लिए बुलाया था। इन्हें 13, 16 और 17 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन तीनों ने 2 हफ्ते की मोहलत मांगी थी। ऐसे में ईडी ने तीनों विधायकों को दोबारा समन किया, जिसके बाद इरफान अंसारी ईडी ऑफिस पहुंचे। इस मामले में ईडी जयमंगल उर्फ अनूप सिंह से भी पूछताछ कर चुकी है। वहीं ईडी ने 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से एक बार फिर करीब 7 घंटे तक सवाल जवाब किए। 25 जनवरी को भी ईडी ने साहिबगंज डीसी से पूछताछ की थी। इस दौरान डीसी रामनिवास यादव कई सवालों का जवाब नहीं दे सके थे। ऐसे में ईडी की टीम ने डीसी को दोबारा बुलाया था। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। तो ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करते जा रहा है जो कहीं न कहीं सुर्खियों में बना रहता है। और इसी कड़ी में इरफान अंसारी आज पहुंचे और साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव भी पहुंचे। मामला दोनों के अलग अलग थे, लेकिन पूछताछ दोनों से हुई। रामनिवास यादव दूसरी बार पहुंचे थे और इरफान अंसारी पहली बार पहुंचे थे। हुआ क्या क्या और अपडेट इसका क्या है, क्या दोबारा पूछताछ होगी या फिर बस आज से संतुष्ट होगी ईडी, ये जानकारी अपडेट लेना जरूरी। तो सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं से जानते हैं। अजय लाल, सबसे पहले तो आज जो ईडी की पूछताछ हुई इससे जुड़ा अपडेट क्या, कि मतलब दोबारा पूछताछ होगी या फिर क्या होगा आगे? देखिए पंकज, चाहे साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव हों या फिर जामताड़ा से कांग्रेस की विधायक इरफान अंसारी, आज इरफान अंसारी पहली बार ईडी कार्यालय आए हैं।
लेकिन पूरा अंदेशा है, पूरी इसकी आशंका है कि ईडी एक बार फिर से इरफान अंसारी को पूछताछ के लिए बुलाएगी। ऐसा इसलिए कि लगभग 8 घंटे से ज्यादा हो गए, इस वक्त भी ईडी कार्यालय में इरफान अंसारी मौजूद हैं। मुझे लगता है कि रात का डिनर वो आज ईडी कार्यालय में ही करेंगे। जिस प्रकार से सवालों की बौछार इरफान अंसारी के सामने ईडी के अधिकारियों ने दिखाया, कई तरह के सवाल उनसे पूछे गए। हालांकि इरफान अंसारी ने कांग्रेस के ही अपने एक विधायक की तरफ इशारा किया, नाम लिया। नाम मैं उनका नहीं ले रहा हूं, नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये जांच का मामला है, गोपनीयता का मामला है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, इरफान अंसारी ने अपने ही एक सहयोगी विधायक का नाम लिया है और साफ कहा है कि कैश कांड पूरी तरह से निराधार है। आज इरफान अंसारी उस कागज को लेकर भी ईडी कार्यालय पहुंचे थे, जिस कागज में वो बैंक का स्टेटमेंट है, एक निजी बैंक का स्टेटमेंट है इरफान अंसारी के पास, जिसमें 55 लाख रुपए निकासी की बात कही गई थी। इरफान अंसारी ने तर्क दिया है कि यदि ये पैसा काला धन होता तो वो बैंक में जमा नहीं होता। बैंक का स्टेटमेंट करीब 4 पन्ने का है और जिस दिन इरफान अंसारी की गिरफ्तारी हुई थी कोलकाता में, उसके 2 दिन पहले की तारीख मौजूद है उस बैंक स्टेटमेंट में। मतलब साफ है कि इरफान अंसारी ने जो पैसे निकाले थे कोलकाता ले जाने के लिए, कम से कम यह बात तो साफ है कि ये पैसा उन्होंने किसी से लिया नहीं था, बल्कि वो बैंक में पैसे थे। ये दूसरी बात है कि क्या जो कोलकाता में इरफान अंसारी के पास से पैसे मिले, क्या वो वही पैसे है? इरफान अंसारी ने बजाबता जो बैंक से आप मोटी रकम निकालते हैं, जो बैंक की नथी होती है, जो बैंक का सील होता है, ईडी कार्यालय से इरफान अंसारी ने जानना चाहा, पूछा। उन्होंने खुद ही से सवाल किया कि सीबीआई के अधिकारियों को आप लगा दीजिए, जो मैंने पैसे बैंक से निकाले थे, जो बैंक की गड्डी पर बैंक का मुहर सील होता है, वो तमाम पैसे वही पैसे कोलकाता में मिले थे। इरफान अंसारी ने तर्क दिया था कि ये पैसे कहीं और से नहीं बल्कि बैंक से पैसे निकालकर वो कोलकाता गए थे। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि 2 सबसे अहम तर्क इरफान अंसारी ने अपनी तरफ से दिया। बैंक का वो स्टेटमेंट जिससे उन्होंने करीब 52 से 55 लाख रुपए की निकासी की थी, वो बैंक स्टेटमेंट इरफान अंसारी के पास है। और साथ ही जो पैसे की जो निकासी हुई थी बैंक से, वहां जो सील लगा था बैंक का, अमूमन आप देखते होंगे कि किसी बड़े बैंक से आप पैसे निकालते हैं तो उस बैंक का एक कागज होता है जो कि गड्डी के ऊपर रबर बैंड से नथी किया होता है। तो इरफान अंसारी ने वो जी चीजें भी दिखाई। आज इरफान अंसारी सब कुछ कहते नजर आए मीडिया के सामने, लेकिन ये इरफान अंसारी थे जब कोलकाता में उनसे पुलिस पूछताछ करी थी, बंगाल पुलिस, तो वो सोर्स नहीं बता पाए थे। मतलब कैसे ये कंट्राडिक्शन है ये? देखिए, इसका जवाब इरफान अंसारी देंगे, लेकिन यह तय मानकर चलिए कि इरफान अंसारी की मुश्किल अभी कम नहीं होने जा रही है। 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। जाहिर सी बात है, यदि एक बार में कोई व्यक्ति बैंक से इतनी बड़ी रकम निकालता है तो वो पैसे आप हार्ड कैश, जबकि भारत सरकार का ये नियम है, वित्त विभाग के कई प्रकार के ऐसे नियम है कि आप ज्यादा रकम का ट्रांजैक्शन हार्ड कैश में नहीं कर सकते। मतलब कई बार होता यह है कि एक झूठ को छिपाने के लिए आप कई प्रकार के झूठ बोलते चले जाते हैं। मुझे लगता है कि इरफान अंसारी ईडी के उसी सवालों में बुरी तरह से उलझ गए हैं। अन्यथा 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ आसान वक्त नहीं होता, लंबा वक्त माना जाता है पूछताछ में। और ईडी कार्यालय में जो पूछताछ हुई है, बजाबता एक एक सवाल का जवाब इरफान अंसारी ने दिया है। उनसे उनके जवाब के जो हस्ताक्षर होते हैं, ईडी का जो पूछताछ होता है उसका नियम ये कहता है कि एक सवाल का जवाब जैसे ही पूरा होता है, उस जवाब की टाइपिंग होती है और फिर संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। यह कहा जाता है कि वो व्यक्ति उस पर लिखता है कि हमसे ये सवाल पूछे गए और ये हमने उत्तर दिया है, ये उत्तर इस पूरे स्क्रिप्ट से मैं
सेटिस्फाइड हूं। तो मुझे लगता है कि इरफान अंसारी को दोबारा ईडी कार्यालय आना पड़ेगा। साथ ही जो अन्य नाम है, इससे पहले तक इरफान अंसारी लगातार ये कहते थे कि साजिश है, किसी ने मुझे फंसाया है, यहाँ तक कि सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं बता पाए थे, मतलब सोर्स नहीं बता पाते थे उस पैसे का। और अब आकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में अपने उस साथी जिसको लेकर वो लगातार जिस पर आरोप लगाते रहते हैं, उसको बचाने की कोशिश भी कहीं ना कहीं होने लगी अब। बिल्कुल, देखिए अब इसमें कुछ पर्दा वाली बात है नहीं पंकज। आज सुबह जब ईडी कार्यालय इरफान अंसारी पहुंचे थे, साफ शब्दों में उन्होंने कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह का नाम लिया था और कहा था मीडिया के सामने कि उन्हें किसी ने नहीं बल्कि अनूप सिंह ने ही फंसाने की कोशिश की। और पूरे जो कांड हुए हैं उसके किंग पिन अनूप सिंह को इरफान अंसारी ने बताया था। अब क्या जांच का दायरा, मुझे लगता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कई और नाम इसके जद में आएंगे। हो सकता है कि एक बार फिर कई प्रकार के जांच में अनूप सिंह का भी नाम आए। तो आज ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान इरफान अंसारी ने कांग्रेस के ही अपने विधायक अनूप सिंह का भी नाम लिया है और कहा ये कैश का न बोला जाए, उन्हें फंसाने की कोशिश की है, खरीदने की कोई बयान में तो आपस में मेल नहीं खा रहे जलाल। क्योंकि देखिए जब कोलकाता पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी तो तीनों ने कहा था, तीनों विधायकों ने, कि हम तीनों का पैसा और एक जगह में इकट्ठा रखा है। तो फिर वो दोनों तो यानी कि बेवजह फिर वो तो जेल गए थे, बाकी लोग। बिल्कुल कंट्राडिक्टरी सवाल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोलकाता का बयान और आज ईडी कार्यालय के सामने अधिकारियों के सामने दिए गए बयान में जमीन आसमान का अंतर है। कोलकाता में आपने बिल्कुल सही कहा कि कोलकाता में जब हुई थी पूछताछ पुलिस की तो तीनों विधायकों ने कहा था कि ये तीनों पैसे आपस में मिलाकर साड़ी खरीदने जा रहे हैं। और आज की तारीख में इरफान अंसारी ये डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं कि पैसे उन्होंने बैंक से निकाले थे। जाहिर सी बात है ये तमाम इस प्रकार के सवाल हैं जो कि इरफान अंसारी की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। और साथ ही साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव की मुश्किलें अभी और गहराएगी। जिस प्रकार से उनसे सवालों का बौछार आज ईडी कार्यालय में किया गया, मुझे लगता है कि उनके जो गिरेबान है साहेबगंज के डीसी का, वो आसानी से छूटने वाला नहीं है। कई प्रकार के सवाल पूछे गए। अवैध खनन का सवाल तो इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि किसी व्यक्ति से आप पूछेंगे कि भाई हो सकता है कि जामताड़ा ये साहेबगंज के डीसी से क्या पूछताछ हुई, कोई भी कह देगा कि अवैध खनन का मामला। सवाल उनसे ये पूछे गए कि आप किसके आदेश पर पंकज मिश्रा का आदेश मान रहे थे, कौन सा ऐसा शख्स था जो आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा था कि आप तमाम तरह के काम, तमाम तरह के आदेश का प्रति जारी करने के पहले आप पंकज मिश्रा से जानकारी लें या फिर उनकी सहमति जरूरी है। जाहिर सी बात है बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और शायद मुझे लगता है कि ये अभी शुरुआत है। आज साहेबगंज के डीसी कई सवालों में उलझ गए थे, जवाब वो नहीं दे पाए, उनके चेहरे पर तनाव था। तनाव इस प्रकार से कि ईडी का जो मुख्य दफ्तर मैं दिखा रहा हूं, यहाँ वो नहीं आकर मैं दिखाने, ये मुख्य गेट है ईडी कार्यालय का। अमूमन पूजा सिंघल कई बार यहाँ आई, उनकी गाड़ियां यहाँ से अंदर जाती थी और तब वो पूजा सिंघल बाहर निकलती थी। लेकिन साहेबगंज के डीसी कहाँ से निकले, हमारे सहयोगी देवाशीष के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मुख्य कार्यालय है ईडी दफ्तर का। यहाँ से जैसे ही आप करीब 10 कदम अंदर जाएंगे आपको यहाँ से गली वाला रास्ता दिखाई पड़ेगा और इस गली से एक रास्ता यहाँ निकला है ईडी कार्यालय का। इसी रास्ते से साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव बाहर निकले, यानी कि गाड़ी को उन्होंने पहले फोन करके बुलवाया और उसके बाद मतलब यह है कि उनके दामन पर इतने ज्यादा दाग हैं कि वो आसानी से छूटने वाला नहीं है। मैं उस गेट के पास जा रहा हूं जहां से साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव कोशिश उन्होंने ये की थी कि किसी प्रकार से मीडिया के कैमरे में उनकी तस्वीर नहीं आ सके। और देखेंगे यहाँ पर जहां पर मैं मौजूद हूं, यहाँ पर साहेबगंज के डीसी की गाड़ी आई, अचानक से वो इस गेट से निकले और फिर वो जल्दी से भागने की कोशिश की। मतलब यह कि उन्हें पता है कि उनके कितने ज्यादा कुकर्म है और उन कुकर्मों की लिस्ट
आज ईडी के कार्यालय में दिखाया गया बाजाबता कि आपने कैसे जो गंगा में जहाज डूबी थी उसकी रिपोर्ट क्या थी, वहां बिहार के एक जिले के डीएम ने क्या रिपोर्ट दी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उसके बाद आप पुलिस हिरासत में रहते हुए पंकज मिश्रा की बात कईयों की कराते हैं, उनसे आप फोन पर बात करते हैं, उनके आदेश को मानते हैं, यह कहते हैं कि जाके पंकज मिश्रा से आप बातचीत कर लीजिए, पूछ लीजिए वो क्या चाहते हैं। ईडी ने जानना चाहा कि वो कौन सी मोहब्बत थी, वो कौन सा प्रेम था कि आप भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन आपको एक ऐसे व्यक्ति की मददगार करते हुए लोगों ने पाया जो कहीं से आपके प्रोटोकॉल से मेल नहीं खाता। बिल्कुल, बिल्कुल। हो सकता है कि कोई बड़े अधिकारी पुलिस हिरासत में रहते, बिल्कुल ऊंचे वाले अधिकारी वो लेकर आज पहुंचे भी थे जो पिछली बार जिनका जवाब नहीं दे पाए थे। जलक एक बहुत ही छोटा सा मतलब सवाल इससे जुड़ा हुआ कि जो क्रॉस क्वेश्चनिंग की बात हम लगातार जैसे हमने देखा कि कई एक मौकों पर होते रहा है, तो क्या वहां के डीमो वगैरह को बिठाकर भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है क्या डीसी की? एक बार फिर से सवाल दोहराइए पंकज। जैसे हमने पिछले कई मौकों पर देखा कि एक ही मामले में जुड़े 2-3 लोगों को एक साथ बिठा के क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होते रही है ईडी दफ्तर में, तो क्या इस मामले में मतलब बिल्कुल पंकज, बिल्कुल को भी क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी क्या? बिल्कुल पंकज, वो वक्त आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी साहेबगंज के डीसी की गिरवा पर ईडी अधिकारियों के हाथ पहुंचने वाला है। अभी वो मौका भी आएगा जब साहेबगंज के डीसी और कई लोगों को आमने सामने बिठाकर क्वेश्चन आंसर होंगे, सवाल जवाब होंगे, तब शायद और मुश्किलें बढ़ेंगी। ये अभी तो शुरुआत है, ये द एंड नहीं है साहेबगंज के डीसी का इस रांची के ईडी कार्यालय में आने का सिलसिला, और ये शुरुआत है। अभी लंबा अभी चलेगा उनका इंट्रोगेशन। जिस प्रकार से कागजात मिले हैं ईडी के अधिकारियों को, जिस प्रकार से आज 44 से ज्यादा सवाल पूछे जाने वाले हैं, कई सवाल के जवाब वो नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है, सरकारी फाइलें देखनी होगी। और जाहिर सी बात है, पूरी तरह से जिस प्रकार से अवैध माइनिंग की चर्चा हो रही है, जिस प्रकार से पंकज मिश्रा के साथ उनकी चर्चाएं होती रही, और यहां तक कहा जाता था अब साहेबगंज में किसी से भी बात कर ले, वहां का कोई अधिकारी यदि लीव पर जाना चाहता था तो डीसी के पास आवेदन जाने से पहले पंकज मिश्रा की सहमति लेनी होती थी। बिल्कुल 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 कि नजर आ रहा है पंकज मिश्रा आपने पूरी आज की कार्रवाई जो है ईडी दफ्तर में जो पूछताछ हुई और आगे क्या क्या संभावनाएं दिख रही है, बन रही हैं, वो भी आपने कम से कम एक संकेत दे दिया कि आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ेंगी, किसके बढ़ेंगी और कैसी कैसी बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप अजय लाल, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।